हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अपने जो थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड करेंगे। ओके, सो मे बी ये पार्ट्स में वीडियो आए यूनिट सेकंड की। ये थर्मोडायनेमिक्स 2 है ना, इसको अपने अच्छे से करने वाले हैं। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स जो 2 है वो बेसिकली 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसमें आपको 3 चैप्टर्स स्टडी करने होते हैं। ओके, और ये 3 चैप्टर्स कौन से हैं, लेट्स सी। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के नेम से, थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के नेम से चैप्टर आता है। तो इसके अंदर, इस वाले चैप्टर के अंदर ना, आपको 3 थ्योरीज पढ़नी है और एग्जाम में ज़रूर आपको आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 थ्योरीज है, बहुत इजी है, तो इसको तो ज़रूर से करके जाएं। पहली जो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अंदर 3 एक कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो अपने देखेंगे। फिर आते हैं अरीनियस थ्योरी एंड फिर आती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, शॉर्ट में TST, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से इसको लिख देते हैं। ओके, तो इन तीनों थ्योरीज को कवर करना अपना टारगेट रहेगा। तो लेट्स डू इट। तो पहले अपने करते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स को। थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स यानी अरीनियस की थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले अरीनियस थ्योरी देखेंगे। अरीनियस थ्योरी में अपने को क्या बताया जाता है कि जो रिएक्शन की जो रेट होती है, केमिकल काइनेटिक्स में तुमने रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा होगा ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम होता है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन में टाइम, मतलब रिएक्शन किस रेट से जा रही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कितना चेंज होता है ना, वो चीज़ होती है। और अलग अलग फैक्टर्स का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी अपने देखते हैं। तो इसमें ना अपने टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये अपने इस थ्योरी में देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी आप किसी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करोगे, है ना, किसी भी कोई रिएक्शन हो रही है, अपने ले लेते हैं जनरल रिएक्शन, A और B मिलके, कोई रिएक्टेंट मिलके, ये A2 B2 मिलके कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो AB प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें ना इस रिएक्शन का यदि तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे ना, तो इस रिएक्शन की जो रेट है वो रेट भी बढ़ेगी। तो अरीनियस ने बोला कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर अपने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं, राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? 2 to 3 टाइम बढ़ जाती है। और इस चीज़ को अपने टेम्परेचर कोफिशिएंट से शो करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट के थ्रू हम इसका एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है? देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है KT+10/KT। ये रेशियो होता है बेसिकली रेट कांस्टेंट का, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट अपॉन में इनिशियल जो टेम्परेचर था उस पर उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो इसका जब रेशियो निकालते हैं तो 2 या 3 के बीच में कुछ वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो इस वाले अरीनियस के इस रूल में भी एक्सेप्शंस थे। कुछ एक ऐसी रिएक्शनें थी, जैसे कि ये वाली देखो, ये यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड का पोटेशियम सोल्ट है उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवा रही हैं, तो CO2 और KBr मिलता है। तो इसमें जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट लिखा और एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट लिखा, तो इसका जो रेशो आया ना, इससे रेशो 6 आया लगभग, यानी 2 से 3 के बीच में नहीं आया, बढ़ गया रेशो, मतलब रिएक्शन की रेट 6 गुना बढ़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यरीनियस का लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। और ऐसे ही एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं, NO और O2 में रिएक्शन हो रही है तो NO2 बनता है, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो 2 से भी कम आ रही है, यानी इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन, लेकिन जो मैक्सिमम केसेस होते हैं ना उसके अंदर जो क्या कहते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम बढ़ जाती है। यानी 2 से 3 टाइम बढ़ना मतलब एक एक्सपोनेंट इंक्रीज हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ना। तो अरीनियस ने एक रिलेशन दिया, अरीनियस ने क्या करा, एक रिलेशन दिया, K =AE⁻−EA/RT करके। तो K तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट होता है, K इज़ अ रेट कांस्टेंट। तो रेट लो के अंदर रेट कांस्टेंट होता है ना, वो चीज़ है। ए अरीनियस कांस्टेंट हो जाएगा, E इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, R इज़ अ गैस कांस्टेंट, T इज़ अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये है। और ये इक्वेशन आई कहाँ से? ये जो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन होती है ना उसको सॉल्व करके आती है। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन इज दिस, D/dt, दिस इज टेम्परेचर, ln K
इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। तो इस वॉट ऑफ इक्वेशन से आप ये वाला एक्सप्रेशन लेके आते हो, ठीक है। ओके, तो चलो अब अपने को ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अपने क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो उससे पहले जो अरेनियस थ्योरी है उसके कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं। लेट्स सी सम पोस्टुलेट्स ऑफ द अरेनियस थ्योरी। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, तो इसके पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, हम रिएक्टेंट लेते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर कुछ ना कुछ लाइक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं। कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, वो फॉर्म करते हैं। तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे सेम नहीं होते। वैसे दूर से फिजिकली अगर तुम आंखों से देखोगे तो सारे मॉलिक्यूल एक से लगते हैं, लेकिन अगर अंदर जाके देखोगे सारे मॉलिक्यूल सेम नहीं होते। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होती है, कुछ की एनर्जी बहुत कम होती है। तो जिनकी एनर्जी हाई होती है वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, और जिनकी एनर्जी हाई नहीं होती उन्हें हम नॉर्मल मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल सेम नहीं होते, कुछ एक एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ एक नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वही मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका। और यहाँ पे है कि वही मॉलिक्यूल के कोलिजन से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, जिसकी जिसकी एनर्जी, जो एक मिनिमम जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने में चाहिए होती है, वो एक एनर्जी बैरियर है ना। ये आपका ग्राफ है, ये रिएक्टेंट एंड दिस इज़ योर प्रोडक्ट, और ये एनर्जी एंड दिस इज़ रिएक्शन की रेट। तो इसमें जो ये एनर्जी बैरियर है ना, जो पार्टिकल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। तो जो पार्टिकल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं उन्हें आप एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हो। अगर मान लो ये जो एनर्जी बैरियर है वो छोटा हो जाता है, अगर ये एनर्जी बैरियर छोटा हो जाता है तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, है ना। और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी गेन करेंगे ना कोलिजन से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, तब भी तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो वही चीज़ है। और एक और लास्ट इसमें आ जाता है पॉइंट, कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं और जो नॉर्मल मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आपस में कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर रहते हैं। तो ये तुम्हारे अरेनियस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हो गए। अब हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को देख लेते हैं कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो इसको समझने के लिए ना आप दो प्रोसेस को कंसीडर करो, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो एंडोथर्मिक, थर्मो वन अगर आपने कर रखे है तो एंडोथर्मिक में तुम्हें पता होगा जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से। डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए बनने वाला है। अगर तुम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ करते हो ना, तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे देगा, मतलब जो एनर्जी कैटलिस्ट जो स्टेट में जो एनर्जी जो बैरियर होता है वो कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये जो रिएक्टेंट, ये वाली जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इसको तुम बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हो। तो ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए तो आपको ग्राफ बना के प्रॉपर शो करना है, जैसे कि यहाँ इस नोट्स में शो कर रखा है इस तरीके से। इस तरीके से प्रॉपर वे में अच्छे से शो करना है। ये वाला कौन सा केस है, एंडोथर्मिक का केस हो गया। फिर जब तुम यहाँ पे कैटलिस्ट डालते हो, ये डॉटेड लाइन से शो कर रखा है कैटलिस्ट वाला केस, वो क्या करता है, जो बैरियर होता है उसको, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्राफ है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एक्सोथर्मिक कम है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है जिसमें जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो जाता है उसके उन रिएक्शंस के केसेस के अंदर। ओके, सो ये वाली हमारी थ्योरी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस थ्योरी होगी। अब अपने ना एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के ना दो मेथड होते हैं। दो मेथड होते हैं, फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड उसका कि अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर रेट कांस्टेंट पता है। तो पहले अपने ग्राफिकल मेथड देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड देखने के लिए पहले आप सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला लिखेंगे। फिर दोनों तरफ आप ln लेंगे, ln ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। एंड ये वाला तो ln के आप एज इट इज़ रखें। और इसमें आपको पता है जब लॉग के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है तो उसे आप प्लस में लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो ln ए प्लस ln ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और लॉग में रूल होता है ना कि पावर आगे आ जाती है, तो इसको भी आप आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा ln ए
माइनस ई अपॉन आर टी, और एल एन ई होता है 1, तो इसमें मैंने इसको 1 पुट कर दिया। यहाँ पे सामने था एल एन के। अब इसको जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये जगह 2.303 लॉग के इक्वल टू ये भी हो जाएगा हमारे पास 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, और हमारे पास क्या बन गया था, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2.303 वाली टर्म बन गई थी। अब इसके बाद 2.303 को अपॉन में ले जाएंगे इसके, तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए, और ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स की इक्वेशन बनती है अपने पास। y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स की इक्वेशन बनती है, और इसका ग्राफ देखें तो इसमें देखें स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरह से आएगा। हमने लॉग के बीच में और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरीके से मिला। और इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके बराबर होगी, स्लोप जो है वो इसकी m मान लिया इसकी स्लोप है, तो वो होती है ये अपॉन 2.303 आर टी के आर के बराबर होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमें स्लोप पता है तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड कौन सा होता है कैलकुलेट करने का, तो रेट कांस्टेंट वाले जो फॉर्मूला होता है ना, देखो आपको अगर अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना तो आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है मान लिया log K1, देन इसको आप लिखोगे log K1 इक्वल टू log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। एंड सिमिलरली T2 टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा log K2 log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो इक्वेशंस को। अब तुम कहोगे ये K1 K2 कैसे, तो पीछे तुम एक्सप्रेशन निकाल के आए थे ना, उस एक्सप्रेशन में जस्ट तुमने T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 लिया एंड T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 लिया, ये वाला केस तुम कंसीडर कर रहे हो। फिर तुम इन दो इक्वेशंस को माइनस करोगे, log K2 माइनस log K1 हो जाएगा इधर, एंड ये हो जाएगा log ए माइनस ई अपॉन 2.303 RT2 माइनस log ए, ये वाला टर्म, एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इसमें से आप क्या करो, ई ए अपॉन 2.303 आर टी आर कॉमन, एंड अंदर बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये एक्स एंड ये जो लॉग माइनस में होता है इसको आप अपॉन में लिख सकते हो ना, log K2/K1 हो जाएगा ये, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आने के चांसेस होते हैं कि T1 टेम्परेचर पे तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया होएगा एंड T2 टेम्परेचर पे भी तुम्हें दिया होगा और तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को बोल सकता है। सो लाइक इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के टेम्परेचर्स 27 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस हैं। 27 पे रेट कांस्टेंट ये है और 37 पे रेट कांस्टेंट ये है, तो आपको आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रखें log K2 यानी ये वाली वैल्यू एंड K1 ये वाली वैल्यू रख दी, देन ई ए अपॉन 2.303 आर 2.303 एंड आर की वैल्यू रखी अपनों ने। देन टेम्परेचर्स की वैल्यू कैलविन में रखनी होती है, टेम्परेचर्स आपको कैलविन में रखना होता है, यानी 273 प्लस करना होता है उसके अंदर। तो आप वैल्यू रखोगे, एलसीएम लोगे, सारा सॉर्ट आउट करोगे तो तुम्हारे पास जो एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाती है। ओके, तो ये हमारी अरेनियस थ्योरी थी। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर एक थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब अपने कॉलिजन थ्योरी देखते हैं। कॉलिजन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये एग्जाम में आ भी जाती है कई बार। सो कॉलिजन थ्योरी क्या होती है, इसको आप हार्ट स्फीयर मॉडल पे बेस होती है ये थ्योरी। सो सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ट स्फीयर मॉडल। तो इसमें जो पार्टिकल्स ये हमें बताता है बेसिकली अरेनियस थ्योरी में अपनों ने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसमें टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होता है ना। तो इसमें अपने पढ़ेंगे कि जो बाहर एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं वो रिएक्शन की रेट में चेंज तो लाते हैं, बट ये चेंज आता क्यों है, इसके चेंज आने के पीछे का रीज़न क्या है, तो ये हमें कोलिजन थ्योरी बताती है। तो कोलिजन थ्योरी के अंदर अपने ये कंसीडर करके चलते हैं कि इसमें हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना रिएक्टेंट के, छोटे छोटे हार्ट स्फीयर की फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ हार्ट स्फीयर की फॉर्म में होते हैं। तो ये इसकी एजम्पशन होती है। अब इसमें फिर फर्स्ट लाइन ये होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर टक्कर करते हैं ना तभी वो रिएक्शन होती है। यानी इस
किसी भी रिएक्शन के होने के लिए मॉलिक्यूल की कोलिजन की जो डायरेक्शन है वो भी मैटर करती है। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन ए और बी, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस कंडीशन का केस यहाँ पे लिया हुआ है हमने, उस कंडीशन में हमने केस कंसीडर किया है। वे